रामलाल श्यामनगर के सबसे अमीर जमींदार थे। उनकी दौलत उनके ईगो जितनी ही बड़ी थी। वह एक बड़े इम्पोजिंग घर में रहते थे जो गांव वालों की छोटी छोटी झोपड़ियों से अलग खड़ा था। उनकी पावर और स्टेटस का एक कांस्टेंट सिंबल था। रामलाल मानते थे कि उनकी दौलत उन्हें न सिर्फ अपनी जमीनों पर बल्कि उन पर काम करने वाले लोगों पर भी डोमिनियन देती है। वह तेज शब्दों और छोटे टेम्पर वाले आदमी थे। उनकी आवाज अक्सर गांव के चौक में गुस्से में गूंजती थी। उनका प्राइड उनके दिल के चारों ओर एक किले जैसा था, इम्पेनेट्रेबल और कोल्ड। वह दुनिया को प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देखते थे और वह गांव वालों को अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए सिर्फ टूल्स मानते थे। उनकी स्ट्रगल उनके लिए एक इनकन्वीनियंस थी। उनके डर कमजोरी का संकेत थे जिसका वह खुले तौर पर मजाक उड़ाते थे। ड्राउट से उन्हें सिंपैथी नहीं हुई बल्कि इसलिए गुस्सा आया क्योंकि इससे उनकी इनकम को खतरा था। रामलाल के ठीक ऑपोजिट बुद्धिन थे, एक सिंपल किसान जिनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। बुद्धिन के पास एक अलग तरह की दौलत थी, एक ऐसी दौलत जिसे सिक्कों या एकड़ में नहीं मापा जा सकता था। उनके पास कंटेंटमेंट थी। उनका चेहरा हालांकि धूप से झुलसा हुआ और किसान के जीवन की कठिनाइयों से भरा हुआ था, हमेशा सीरीन रहता था। वह हर दिन को शांत एक्सेप्टेंस के साथ जीते थे, चाहे वह धूप लाए या तूफान। उनका दिल धैर्य का एक गहरा कुआं था और उन्होंने कभी कोई कठोर शब्द नहीं कहा, यहाँ तक कि जब उन्हें उकसाया गया तब भी। वह नेचर के रिदम और कार्मा के नियम में विश्वास करते थे, यह मानते हुए कि हर एक्शन, अच्छा या बुरा, अंततः अपना फल देगा। जहां दूसरे बारिश में देरी को लेकर परेशान थे, वहीं बुद्धिन अपने सूखे खेत की देखभाल करते रहे। उनका विश्वास अनशेकन था। उनका मानना था कि गुस्सा और चिंता बेकार के बोझ हैं जो केवल आत्मा को खराब करते हैं। रामलाल का एरोगेंस गांव वालों के डर और सम्मान से बढ़ता था। वह श्यामनगर में ऐसे चलते थे जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे की हर चीज उनकी हो। उनकी नजरें हर चीज पर ओनर आना हक के साथ घूमती थी। वह सम्मान की मांग करते थे लेकिन काइंडनेस से कभी नहीं कमाते थे। उनके इंटरेक्शन हमेशा ट्रांजैक्शन होते थे और वह एक व्यक्ति की वर्थ को इस बात से मापते थे कि वे उन्हें क्या दे सकते हैं। उनकी नजरों में बुद्धिन इनसिग्निफिकेंट थे, एक मूर्ख आदमी जो गरीबी में खुशी पाता था। वह यह नहीं समझ पाते थे कि कोई इतने कम में कैसे संतुष्ट हो सकता है। रामलाल का जीवन ज्यादा की फ्रैंटिक परस्यूट था, ज्यादा जमीन, ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर। यह एंडलेस चेस उनके दिल को खाली और उनकी आत्मा को रेस्टलेस छोड़ गया। एक सच्चाई जिसे वह कभी स्वीकार करने के लिए बहुत प्राउड थे, यहाँ तक कि खुद से भी। बुद्धिन दूसरी ओर सिंप्लिसिटी में रिचनेस पाते थे। उनकी खुशी उनके परिवार के प्यार से, उनके हाथों में मिट्टी के एहसास से और एक लंबे दिन के अंत में शांति के शांत पलों से आती थी। वह समझते थे कि कुछ चीजें उनके कंट्रोल से बाहर थीं, जैसे बारिश का आना। रियलिटी से लड़ने के बजाय उन्होंने इसे ग्रेस के साथ अपनाया। उनकी कंटेंटमेंट लेजीनेस या एम्बिशन की कमी का संकेत नहीं था। यह एक गहरा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ था। यह एक गहरी समझ थी कि सच्ची दौलत इसमें नहीं है कि किसी के पास क्या है, बल्कि इसमें है कि किसी के पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना। यह आंतरिक शांति उनकी ढाल थी जो उन्हें उस कड़वाहट और निराशा से बचाती थी जिसने गांव के कई अन्य लोगों को प्रभावित किया था। और जल्द ही इसे जमींदार रामलाल के फायरी राथ द्वारा परखा जाएगा। अगले ही दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें पूरब के आसमान को रंग रही थीं, बुद्धिन रामलाल के बड़े घर पर हाजिर हो गया। जमींदार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, चेहरे पर एक अजीब संतुष्टि की मुस्कान ली। रात भर उसने ऐसे काम सोचे थे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बुद्धिन को अपमानित करना था, कोई असली काम निकलवाना नहीं। उसका इरादा था कि किसी तरह बुद्धिन की आत्मा को तोड़ दे, उसके चेहरे की वो शांत मुस्कान मिटा दे जो उसे बहुत चिढ़ाती थी। सबसे पहला हुक्म उसने ये दिया कि बुद्धिन को खेत के एक कोने में उगी बड़ी कांटेदार झाड़ियों को
अपने हाथों से साफ करना है। ये एक दर्दनाक और बेकार काम था, क्योंकि वो झाड़ियां घर से बहुत दूर थी और उनका कोई खास इस्तेमाल भी नहीं था। कांटों ने बुद्धिन के हाथ और कपड़े जगह जगह से फाड़ दिए, लेकिन वो चुपचाप बिना कोई शिकायत किए लगातार मेहनत करता रहा। उसके हाथ थमते नहीं थे और उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। दिन चढ़ता गया और रामलाल उसे एक के बाद एक नीच काम देता गया। कभी उसे भारी अनाज की बोरियां गोदाम के एक छोर से दूसरे छोर तक ढोने को कहता, फिर वापस वहीं रखने को कहता, बिल्कुल बिना वजह। कभी उसे अपने हाथों से गौशाला की फर्श रगड़ने को कहता, जो आमतौर पर सबसे छोटे नौकरों का काम होता है। यहां तक कि एक बार उसने बुद्धिन को तपती धूप में 1 घंटे तक खड़ा रखा, बस इसलिए कि वो एक कीमती पौधे के ऊपर छाता ताने रहे, जबकि रामलाल खुद छांव में बैठा उसे हिकारत से देखता रहा। इन सब के बावजूद बुद्धिन ने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसने हर काम उसी शांत गरिमा और ध्यान से किया। उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं आई। उसकी ये चुप्पी, उसका ये धैर्य सब पर भारी पड़ रहा था। बाकी नौकर और गांव वाले दूर से ये सब देखते रहे। उनके दिलों में बुद्धिन के लिए दया और रामलाल के लिए डर का अजीब सा मेल था। वे आपस में फुसफुसाते, बुद्धिन की जबरदस्त सहनशक्ति और सब्र को देखकर हैरान रह जाते। रामलाल की क्रूरता सबने देखी थी, लेकिन किसी ने भी पहले कभी उसका सामना इस तरह की अडिग शांति से नहीं किया था। सबको लगा था बुद्धिन टूट जाएगा, गुस्से में चिल्लाएगा या थक हार कर रहम की भीख मांगेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा इम्पैक्टदार थी। ये एक खामोश बगावत थी मालिक के जुल्म के खिलाफ, और ये रामलाल को भीतर तक हिला रही थी। रामलाल अब परेशान होने लगा था। उसकी हर चाल नाकाम हो रही थी। बुद्धिन की ये अडिग शांति उसके लिए एक तरह से उसकी ताकत का मजाक बन गई थी। जितना वो उसे अपमानित करने की कोशिश करता, उतना ही बुद्धिन और गरिमामय दिखने लगता। मालिक की ये क्रूरता, जो बुद्धिन की कमजोरी उजागर करने के लिए थी, अब खुद उसकी अपनी छोटी सोच और अंदरूनी डर को उजागर करने लगी थी। दिन के आखिर में बुद्धिन का शरीर थक कर चूर हो चुका था। हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसकी आत्मा पर कोई असर नहीं था। उसका मन उतना ही शांत और मजबूत रहा। उसने बस रामलाल को झुककर प्रणाम किया, कहा कि वो अगली सुबह फिर आएगा और घर की ओर चल दिया। रामलाल को एक अजीब सी हार और गुस्से के साथ वहीं छोड़कर।